9वां बिंदु है ये समकोण कारक। इसका यहाँ पे समोच्च रेखा किसी ढीले या घाटी की समकोण पार करती है। ए पॉइंट है इसका, ए पार्ट है। जब वे यू आकार का वक्र बनाती है तो यह टीला होता है। इन वक्रों की यानी कर्व की अवतल दिशा ऊंची भूमि की तरफ होती है। इसका बी पार्ट है। जब वे इस प्रकार की आकार का वक्र बनाती है तो घाटी होती है। इन वक्रों की अवतल दिशा नीची भूमि की ओर होगी। अब इसका देखते हैं 10वां पॉइंट, दूसरी भूमि का मार्ग न काटना। इसका पॉइंट है 10वां, एक दूसरी का मार्ग न काटना। नक्शे पर विभिन्न मान की दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु के दो उच्चता मान होंगे जो संभव नहीं है। परंतु परलंबी ओवरहैंगिंग पहाड़ी या गुफा में कभी कभी ऐसा संभव हो जाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। परलंबी चट्टान पर अनेक समोच्च रेखाएं आपस में मिल जाती है। इनमें क्षैतिज दूरी शून्य होती है। इनमें क्षैतिज दूरी शून्य होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है आपको। परलंबी चट्टान का समुच्च रेखण, ये भूमि है। यहाँ पे ऐसे से ये परलंबी चट्टान है। यहाँ पे ये कंटूर इंटरवल में दिखाया गया है, कंटूरिंग में। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। इसका 11वां बिंदु है रेखाओं का संगम। विभिन्न मान, कैसे रेखाओं का संगम हो। ठीक है, विभिन्न मान वाली समोच्च रेखाएं कभी कभी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती। विभिन्न मान वाली समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती हैं, पास आती है और फिर दूर चली जाती है। परंतु किसी सीधी खड़ी चट्टान में यह संभव होता है, जहाँ विभिन्न मान की समोच्च रेखाएं एक ही बिंदु पर ऊर्ध्वाधर समतल में आकर मिल जाती है। जैसे चित्र ऐप में दिखाया गया है, एक समोच्च रेखा दो समोच्च रेखाओं में बट नहीं सकती, जैसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे सीधी पहाड़ी का समोच्च रेखा, यहाँ पर सीधी खड़ी पहाड़ी है, इस पर समोच्च रेखा है, जैसे कि ये दिखाया गया है। और यहाँ पे कंटूरिंग के माध्यम से दिखाया गया सीधी खड़ी में मिलती हुई समोच्च रेखाएं। ठीक है, एक ही बिंदु से होकर जा रही समोच्च रेखाएं सारी ऐसे। ठीक है, अब इसका देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, कॉटी यानी सैडल। जब दो टीले रिज एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य कॉटी यानी सैडल प्रकार का स्थान बनता है, जिसे समोच्च रेखाओं के चार साइड से प्रदर्शित किया जाता है। पहाड़ियों में यह स्थान एक दरस यानी पास के नाम से जाना जाता है। कॉटी व टीलों को लांघने वाली रेखाओं को जल विभाजक रेखा यानी वाटर साइड लाइन कहते हैं। कॉटी यानी सैडल के दोनों तरफ प्रत्येक समोच्च रेखा समान उच्चता की होती है, जैसे चित्र जी में दिखाया गया है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह घाटी है, यह टीला है, ये भी टीला है। यहाँ पे ये सैडल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट बिंदु पर। इसका नेक्स्ट बिंदु है 13वां, न्यूनतम दूरी। दो समोच्च रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी वाली रेखा उनके दो बिंदुओं पर लंब होती है। चित्र एच में रेखा ए बी जो
समुच्च रेखाओं के लंबवत है न्यूनतम लंबाई की है, जबकि रेखा CD जो लंब नहीं है अधिक लंबाई वाली रेखा है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है ABCD। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है AB जो रेखा है ये कम लंबाई की है और CD अधिक लंबाई की है। ठीक है, ये कम दूरी की है, कम लंबाई की है AB और लंबवत है, और ये CD ये लंब नहीं है और अधिक लंबाई की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है क्षेत्र का प्रकार व विस्तार, नंबर 2 कार्य का उद्देश्य, नंबर 3 नक्शे का पैमाना, नंबर 4 उपलब्ध धन व समय। नंबर 1 क्षेत्र का विस्तार व प्रकार। उबड़ खाबड़ भूमि के लिए अधिक समुच्च रेखांतर रखा जाता है, जबकि सपाट भूमि के लिए कम ढालू रखी जाती है। उबड़ खाबड़ भूमि में कम समुच्च रेखांतर पर रेखाएं एक दूसरे के प्रति निकट आ जाती है और क्षेत्र की विविधता स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इसका दूसरा बिंदु है कार्य का उद्देश्य। छोटे क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन, पुल आदि के लिए समुच्च रेखांतर प्राय कम रखा जाता है, जबकि बड़े क्षेत्रों तथा सामान्य कार्यों में रेखांतर अधिक रखा जाता है। बड़े क्षेत्रों और सामान्य कार्यों में रेखा का अंतर है जो वो अधिक रखा जाता है। स्थलाकृतिक नक्शों में समुच्च रेखांतर काफी अधिक रखते हैं। इसका तो तीसरा बिंदु है नक्शे का पैमाना। स्पष्टता के लिए जब बड़ा पैमाना लगाना है तो रेखांतर कम रखना चाहिए, जब पैमाना छोटा है तो समुच्च रेखांतर अधिक रखा जाता है और समुच्च रेखा अंतर पैमाने के विलोमानुपाती होता है। ध्यान में रखने योग्य है कि एक सर्वेक्षण कार्य के समुच्च रेखांतर समान रखा जाता है। मिलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे बिंदु से। चौथा बिंदु हमारा है उपलब्ध धन व समय। कार्य के लिए उपलब्ध धन व समय। चौथा बिंदु है कार्य के लिए उपलब्ध धन व समय। समुच्च रेखन कार्य काफी श्रम साध्य है। क्षेत्र से समान मान के समानित तल एकत्र करने या खोजने और नक्शा पर समुच्च रेखाएं ढूंढने में काफ़ी समय लगता है और दिक्कत आती है। समुच्च रेखांतर जितना कम होता है उतना ही क्षेत्र कार्य और अंकन कार्य बढ़ जाता है, अर्थात समय व धन अधिक लगता है। अतः उपलब्ध समय व धन को दृष्टि में रखते हुए समुच्च रेखांतर निर्धारित करना चाहिए। दोनों ही संसाधन सीमित है तो रेखांतर अधिक रखना व्यवहारिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। समुच्च रेखांतर तथा क्षैतिज समतुल्य को परिभाषित कीजिए। समुच्च रेखांतर क्षैतिज समतुल्य को परिभाषित कीजिए। हेडिंग है समुच्च रेखांतर कंटूर इंटरवल। किसी दो क्रमागत समुच्च रेखाएं कंसेक्यूटिव कंटूर्स के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी तलों का अंतर को समुच्च रेखांतर कहते हैं। एक समुच्च
रेखीय नक्शे पर समुच्च रेखांतर समान रखा जाता है, अन्यथा नक्शे की सामान्य तस्वीर भ्रमित हो जाती है। में दो क्रमागत समुच्च रेखाएं दिखाई गई हैं जिनका समुच्च रेखांतर 1 मीटर है। यह अंतर दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। अब देखेंगे समुच्च रेखांतर हो गया हमारा, क्षैतिज समतुल्य देखेंगे अब। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, दो क्रमागत समुच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक न्यूनतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतुल्य अंतर या क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। क्षैतिज दूरी जमीन की ढाल की तीव्रता पर तेज गति पर निर्भर करती है। यदि ढाल कम है तो क्षैतिज दूरी अधिक होती है, और जब ढाल अधिक है तो यह दूरी कम होती है। दो समुच्च रेखाओं के मध्य क्षैतिज दूरी व क्षैतिज समतुल्य पहाड़ी क्षेत्र में कम और मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है। चित्र में 100.00 माइनस 99.00 मान की दो क्रमागत समुच्च रेखाएं दिखाई गई हैं जिनका ऊर्ध्वाधर अंतर सभी जगह 1 मीटर स्थिर है, परंतु इन पर स्थित बिंदुओं ए और बी तथा सी व बी की क्षैतिज दूरी भिन्न है। दोनों अलग अलग है, यानी ए व बी में ढाल अधिक है अतः क्षैतिज दूरी कम है, जबकि सी और बी में इसके विपरीत स्थिति है और क्षैतिज दूरी अधिक है। समुच्च रेखांतर को क्षैतिज समतुल्य से भाग देने पर उस भूमि की दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात हो जाती है, यानी स्लोप। ढाल को हम इंग्लिश में स्लोप बोल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न स्थलाकृतियों के लिए समुच्च रेखाएं खींचिए। पहली है हमारी घाटी, वैली। जब क्रमागत बिंदु समुच्च रेखाओं के मान नक्शे पर अंदर की तरफ घट रहे हैं तो वे क्षेत्र में घाटी, झील, पोखर यानी पौंड या गहरे गड्ढे को प्रदर्शित करती है। ये कंटूर 70, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90, ये 100। ये कंटूर इंटरवल है, ये घाटी है, ये पूरी घाटी है। ये जल है, जल प्रवाह, ये जल प्रवाह है। ये समुच्च रेखाएं है, ये समुच्च रेखाएं है, ये घाटी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पॉइंट है पहाड़ी, हिल। जब किसी नक्शे पर क्रमागत बंद समुच्च रेखाओं का मान अंदर को बढ़ रहा है तो वे क्षेत्र में पहाड़ी या टीलों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये पहाड़ी है, ठीक है। ये जल प्रवाह है, ये समुच्च रेखा है, ये पहाड़ी है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पॉइंट देखेंगे, परलंबी चट्टान। इसका डायग्राम है ये, परलंबी चट्टान, ओवरहैंगिंग क्लिफ, इसे बोलेंगे परलंबी चट्टान। अब देखेंगे काटी यानी सैडल। काटी, ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को मैंने पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे जो काटी है इसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर।
क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां बिंदु है पोखर यानी पोंड। जब गर्मागत बंद समुच्च रेखाओं के मान नक्शे पर अंदर की तरफ घट रहे हैं तो वे पोखर, घाटी या गहरे गड्ढे को प्रदर्शित करते हैं। ये पोखर है, ऐसे ऐसे ग्राउंड लेवल पर होता है ये, ऐसे ऐसे। ये पोखर है, यहाँ पे ये जल प्रवाह है, ये समुच्च रेखा है, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, 100। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का छठा बिंदु देखेंगे, दर्रा यानी पास। जब दो टीले एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य दर्रा यानी प्रकार का स्थान बनता है जिसे समुच्च रेखाओं के 4 साइड से प्रदर्शित किया जाता है। दरस व टीले को लांघने वाली रेखा को जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये डायग्राम मैंने पहले भी समझा दिया आपको। ये दर्रा है यानी पास, ये घाटी है, ये भी घाटी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा, समुच्च रेखन की मुख्य विधियों के नाम दे तथा उनकी व्याख्या करो। समुच्च रेखाएं क्षेत्र में एक उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही समुच्च रेखाएं है। इसको प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि। समुच्च रेखन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। समुच्च रेखन की इस विधि में वांछित मान की समुच्च रेखा पर पड़ने वाले अनेक बिंदुओं को क्षेत्र में जगह जगह तलक्षण गज रखकर ढूंढा जाता है। अब इन बिंदुओं का सर्वेक्षण करके एक शीट पर अंकित यानी फ्लैट कर लिया जाता है। अब इनको मिलाते हुए समुच्च रेखाएं खींची जाती हैं। इसी प्रकार अन्य मान की समुच्च रेखाओं का भी जमीन पर अनुरेखण ट्रेस किया जाता है। समुच्च बिंदु को क्षेत्र में ढूंढना, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण और इनकी क्षैतिज स्थिति के लिए सर्वेक्षण करना क्षैतिज नियंत्रण हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहलाता है। समुच्च रेखन की यह एक परिशुद्ध विधि है। परंतु बहुत धीमी और काफ़ी श्रमसाध्य है। पूरे क्षेत्र में जगह जगह गज रखकर वांछित समानित तल RL वाले बिंदुओं को खोजना यानी ट्रेसिंग कष्टदायक व समय लेता है। अतः यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए ठीक रहती है। अब देखेंगे इसका समुच्च रेखन की परोक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 6 में ही है समुच्च रेखन की परोक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इस विधि में क्षेत्र में तलक्षण हेतु चयनित बिंदु आवश्यक नहीं है कि इसी वांछित समुच्च रेखा पर ही क्षेत्र को इसकी स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए अनेक जाल रूपी रेखाओं नेटवर्क में बांट लिया जाता है। अब इन रेखाओं पर उचित अंतराल पर खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं और किसी स्थायी तल चिन्ह के संदर्भ में अनेक समानित RL तल ज्ञात कर लिए जाते हैं। उन्हें परबिंदु तल स्पेट लेवल कहते हैं। यदि रेखाओं के जाल के आसपास कोई महत्वपूर्ण बिंदु स्थित है तो उस पर भी खूंटी गाड़ दी जाती है और उसका भी गज पाठ्यांक ले लिया जाता है। स्पष्टता के लिए खूंटियों का संख्याकरण कर दिया जाता है। अब इन निर्देश बिंदुओं को सर्वेक्षण करके एक शीट पर अंकित यानी फ्लोट कर दिया जाता है और अंतर्वेशन
इंटरपोलेशन द्वारा वांछित मान की समुच्च रेखाएं लगा ली जाती है। अंतर्वेशन इंटरपोलेशन करते करते अंतर्वेशन करते दो निर्देशन बिंदुओं के मध्य ढाल समरूपी यूनिफॉर्म यानी मान ली जाती है। इस विधि को परबिंदु तलक्षण द्वारा समुच्च रेखन कंटूरिंग बाई स्पॉट लेवल्स भी कहते हैं। परोक्ष विधि सीधी विधि की तुलना से सरल, शीघ्र संपन्न होने वाली, मितव्ययी तथा कम श्रम साध्य है, अतः इस विधि का उपयोग अधिक होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 समुच्च रेखन की टैकोमेट्री विधि स्पष्ट करो। टैकोमेट्री द्वारा कंटूरिंग। टैकोमीटर एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है जिसमें डायाफ्राम पर दो समानांतर स्टूडियो लाइनें होती है। एक क्षैतिज क्रॉस हेयर के ऊपर और दूसरी उसके नीचे एक निर्दिष्ट दूरी पर उपकरण से लेवलिंग स्टाफ की क्षैतिज दूरी स्टेडिया द्वारा जानी जाती है। रीडिंग स्टाफ पर दोनों स्टेडिया से पढ़ी जाती है और स्टाफ रीडिंग अंतर को उपकरण के स्टेडिया स्थिरांक से गुणा करके स्टाफ दूरी ज्ञात की जाती है। स्थिरांक अंक का मान आमतौर पर 100 रखा जाता है। इसे स्टेडिया विधि भी कहा जाता है। टैकोमीटर को क्षेत्र में ऐसे उपयुक्त बिंदु पर स्थापित किया जाता है जहां से क्षेत्र का अधिकतम बिंदु यंत्र तक पहुंच सके। टैकोमीटर की आंख अधिक शक्तिशाली होती है जिससे इसे दूर से भी पढ़ा जा सकता है। यंत्र से बिंदु की दूरी तथा स्टाफ रीडिंग टैकोमेट्री द्वारा ज्ञात की जाती है। टैकोमेट्री विधि ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि अधिकतम बिंदु टैकोमेट्री उपकरण के लिए सुलभ होते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए टैकोमेट्री ट्रेसिंग को भी अपनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।